कभी सोचा है एक आम फल बेचने वाला आदमी अरबों का स्कैम कैसे कर बैठा? या कैसे एक मामूली स्टेशन से उठा इंसान पूरी सरकार को हिला सकता है? ये सिर्फ एक स्कैम नहीं था, ये एक सोच थी, और इस सोच का नाम था अब्दुल करीम तेलगी। तो चलिए जानते हैं उस शातिर दिमाग की असली कहानी, जिसने फर्जी स्टैम्प पेपर से रच दिया भारत का सबसे बड़ा घोटाला। कहानी की शुरुआत होती है साल 1982 कर्नाटक के एक छोटे से रेलवे स्टेशन से, जहां एक नौजवान लड़का अब्दुल करीम तेलगी ट्रेनों में फल बेच रहा होता है। लेकिन किस्मत कब करवट ले ले कौन जानता है। एक दिन स्टेशन पर मिले एक मुसाफिर को जब पता चला कि इस लड़के के पास बीकॉम की डिग्री है, तो उसने उसे मुंबई बुला लिया। एक काम के सिलसिले में तेलगी का घर बुरी हालत में था और उसका सपना था परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना। तो वो निकल पड़ा सपनों के शहर मुंबई की ओर। वहां उसकी मुलाकात होती है शौकत भाई से, जिनका एक छोटा सा गेस्ट हाउस था। लेकिन काम ठीक से नहीं चल रहा था। तेलगी ने अपने हुनर से गेस्ट हाउस की तस्वीर ही बदल दी। कारोबार चल निकला। अब्दुल को मिली अच्छी तनख्वाह, इज्जत और साथ में इश्क शौकत भाई की बेटी से। पहली ही नजर में प्यार हुआ और कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। लेकिन तेलगी यही नहीं रुका। बड़े सपने लेकर वो 7 सालों के लिए गल्फ चला गया। पैसे तो कमाए, पर सुकून सिर्फ मुंबई में ही था। और यही से शुरू होता है असली खेल। वापस आकर उसने गरीबों के लिए नकली सर्टिफिकेट बनाए और उन्हें गल्फ देशों में नौकरी दिलवाई। पर जल्द ही पुलिस की नजर उस पर पड़ी, गिरफ्तारी हो गई। जेल में उसकी मुलाकात होती है कौशल नाम के एक शातिर कैदी से। उधर शौकत भाई ने वकील कोला की मदद से उसे छुड़वा तो लिया, पर तेलगी जानता था कि क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ कुछ बड़ा नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने वकील गणेश कांबले से संपर्क किया और अपनी बातों में ऐसा उलझाया कि वकील ने सारा काम मुफ्त में कर डाला। तेलगी ने कहा, अगर आज मेरा केस सुलझा दोगे तो कल मेरे जैसे कई क्लाइंट तुम्हारे पास होंगे। गणेश कांबले मान गया और तेलगी ने अपना नाम साफ करवा लिया। जब कौशल को यह पता चला कि तेलगी ने इतने बड़े वकील से फ्री में काम करवा लिया, तो वो हैरान रह गया। उसने तेलगी से कहा, अब तू मेरे साथ काम करेगा और मैं तुझे दिखाऊंगा कि मुंबई को सपनों की नगरी क्यों कहते हैं। कौशल ने अब्दुल करीम तेलगी को एक अनोखे धंधे का राज बताया, डेड शेयर सर्टिफिकेट्स का कारोबार। ये वो पुराने शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे जो कंपनियों द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए थे, जिनकी कोई वैल्यू नहीं बची थी। लेकिन कौशल और उसकी टीम उन्हें कचरे से उठाते, उन पर केमिकल लगाकर सारी इंक और स्टैम्प हटाते, फिर उन्हें साफ करके दोबारा बेचते थे, वो भी शेयर मार्केट के दलालों को असली कीमत से कुछ कम पर। लेकिन अब उनके इस गैर कानूनी कारोबार में आ चुका था एक नया खिलाड़ी, एक कॉम्पिटिटर, जिसने कस्टम हाउस में अपनी गहरी सेटिंग कर ली थी। वहां से वो आसानी से पुराने सरकारी कागज निकाल लेता था। इस वजह से कौशल और तेलगी को मिलने लगे थे कम पैसे और धंधे में मंदी। अब उनका एक ही रास्ता बचा था, उस कॉम्पिटिटर की सेटिंग को तोड़ना। वो दोनों पहुंचे कस्टम हाउस के एक कर्मचारी से सेटिंग जमाने। लेकिन तभी वहां उनका कॉम्पिटिटर अपने गुंडों के साथ पहुंच गया। तेलगी और कौशल की जमकर पिटाई हुई। लेकिन इसी मारपीट के दौरान तेलगी की नजर पड़ी एक आदमी पर जो चुपचाप कुछ और चुराने में लगा था। वो कागज था स्टैम्प पेपर। अगले ही दिन तेलगी उसी कर्मचारी के पास दोबारा गया और जो बात उसे पता चली, उसने उसकी जिंदगी बदल दी। वो कर्मचारी बोला, भाई साहब, स्टैम्प पेपर कोई मामूली कागज नहीं। इससे भारत सरकार हर साल 33,000 करोड़ रुपए कमाती है। चाहे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो, वसीयत हो, सेल डीड या कोई भी कानूनी दस्तावेज, सब जगह इसकी जरूरत होती है। तेलगी के दिमाग की बत्ती जल चुकी थी। अब वो और कौशल मिलकर करने वाले थे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्टैम्प पेपर घोटाला। स्कैम की शुरुआत ऐसे हुई। स्टैम्प पेपर बनते थे नासिक की सिक्योरिटी प्रेस में, फिर रेलवे के जरिए मुंबई पहुंचते
और फिर पूरे देश में सप्लाई होते। तेलगी और कौशल ने रेलवे स्टेशन का पूरा नक्शा देखा, गार्ड्स की टाइमिंग नोट की और फिर अपनी जाल में फंसा लिया। स्टेशन का असिस्टेंट मास्टर। उनकी प्लानिंग थी असली स्टैम्प पेपर्स के बदले नकली स्टाम्प पेपर डाल देना और किसी को कानो कान खबर न हो। तेलगी ने एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट से हूबहू असली जैसे प्रिंटिंग प्लेट्स बनवाई, एक बंद प्रिंटिंग प्रेस किराए पर लिया और शुरू हो गया नकली स्टैम्प पेपर्स का बड़ा प्रोडक्शन। जब कौशल ने कहा, भाई अब तो छप गए, सीधे बेच देते हैं, तेलगी मुस्कुराया और बोला, नहीं कौशल, अगर हमारी एक नकली शीट 80 असली स्टाम्प पेपरों के बीच मिलेगी तो वो भी असली ही लगेगी। हम घोटाले को इतना फैला देंगे कि सरकार भी ढूंढती रह जाएगी। अब अगला स्टेप था मुंबई स्टेशन पर चलती ट्रेन में 6 मिनट के अंदर घुसना, ताला बदलना और सरकारी सील लगाना। और हद तो ये थी, ये सरकारी सील उन्हें खुद असिस्टेंट मैनेजर ने दी थी। तेलगी और कौशल ने ये कर दिखाया और यहीं से शुरू हुआ वो ऐतिहासिक घोटाला जिसने पूरे सिस्टम की नींव हिला दी। स्टैम्प पेपर से लदे हाथों में उम्मीदें थी। जब अब्दुल करीम तेलगी पहुंचे एक साधारण से वकील गणेश के पास, लेकिन वहां उन्हें हकीकत का पहला झटका लगा। पता चला कि ऐसे छोटे वकीलों को तो महीने भर में मुश्किल से 4-5 स्टैम्प पेपर ही लगते हैं। असली जरूरत होती है कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स को, मगर वहां भी तेलगी की घुसपैठ आसान नहीं थी। वजह, उनके पास स्टैम्प पेपर बेचने का लाइसेंस ही नहीं था। अब हालत यह थी कि माल भरपूर था पर ग्राहक एक भी नहीं। ये सब देखकर तेलगी को तसल्ली नहीं मिली, क्योंकि वो ये धंधा सिर्फ गुजारा चलाने के लिए नहीं कर रहे थे। उनकी नजरें पूरी सिस्टम पर थी। इसी बीच उनके मोहल्ले में पुलिस की रेड भी आम बात बन चुकी थी। कुछ न कुछ तो करना ही था और जल्दी। तेलगी ने पहला बड़ा कदम उठाया, पुलिस को अपनी तरफ मिलाने का। मोहल्ले और पुलिस के बीच की दूरी पाटी और एक एमएलए से नजदीकी बढ़ाई। पैसे का खेल शुरू हो चुका था। तेलगी ने नोटों की चुभती गर्मी से सियासत को मोड़ने की कोशिश की, पर बात नहीं बनी। इस पूरे खेल में उसका साथी कौशल भी परेशान था। उसे लगने लगा कि तेलगी जो पैसे लुटा रहा है वो दोनों का है, सिर्फ उसका नहीं। और इसी बात पर शुरू हुआ झगड़ा। बात बढ़ी, हाथापाई तक पहुंची और दोनों की राहें अलग हो गई। तेलगी टूटा नहीं, आंसू पोंछे और फिर से एमएलए के पास पहुंचा। उसे राजनीति का आईना दिखाया। इलेक्शन आने वाला है, अकेले नहीं जीत पाओगे, मेरा लाइसेंस बनवा दो, पैसा तुम्हारी चिंता नहीं होगी। एमएलए इस बार मान गया। तेलगी को वो अपने हेड ऑफिस ले गया, जहां उसकी मुलाकात हुई गरिमा तलपड़े से। तेलगी ने अपनी खासियत दिखाई, बातों में लपेटने वाली कला, और आखिरकार उसे मिल गया स्टैम्प पेपर वेंडर का लाइसेंस। अब तेलगी ने पुरानी कड़वाहट भुलाकर फिर से कौशल को साथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कौशल इस खेल से दूर ही रहना चाहता था। तो फिर तेलगी ने अपने भाई सलीम को शामिल किया और एमएलए के 2 और लोगों को। अब ये गैंग रोजाना ट्रेनों से स्टैम्प पेपर चुराते और नई नई कंपनियों को बेचते। तेलगी ने असली पैसे की छपाई शुरू कर दी थी, स्टैम्प पेपर के रूप में। हर किसी की जेब गर्म रखी ताकि कोई दिक्कत ना आए। परिवार के साथ सपने भी पूरे करने लगा और एक एक करके सिस्टम को खरीदता चला गया। तेलगी अब बन चुका था सिस्टम का राजा। इलेक्शन के बाद पॉलिटिक्स की दुनिया में एक नया चेहरा उभरा। ईमानदार नाम भले ही ईमानदारी का था, लेकिन असल में यह भी तेलगी की मुट्ठी में था। तेलगी ने खूब पैसा बहाया और जिसे जरूरत पड़ी उसने वो ईमानदारी भी खरीद ली। लेकिन एक महीने बाद एक ऐसा केस सामने आया जिससे पूरा खेल ही बदल गया। एक अमीर परिवार के 2 भाइयों के बीच पिता की वसीयत को लेकर मुकदमा छिड़ गया। उनमें से एक भाई पहुंच गया ईमानदार नेता के पास और वहां से जुड़ गया फिर से तेलगी का नाम। तेलगी ने उस भाई के लिए 6 साल पुरानी एक गिफ्ट डीड तैयार कर दी। कोर्ट में डीड पहुंची, पर विपक्ष
यानी गरिमा की पार्टी, जिन्हें अब तेलगी ने पैसे देने बंद कर दिए थे, उन्होंने इसे एक चाल समझा और कोर्ट में साबित कर दिया कि जिस स्टैंप वेंडर का नाम डीड पर है उसे तो लाइसेंस मिला ही 1 साल पहले था, तो फिर 6 साल पुरानी डीड पर उसका स्टैंप कैसे? अब सारा ठीकरा तेलगी पर फूटा। कोर्ट ने तेलगी का लाइसेंस रद्द कर दिया और उसे जेल भेजने का आदेश दिया। लेकिन तेलगी तो पहले ही सिस्टम को अपनी जेब में डाल चुका था। वो जेल गया जरूर, पर आजादी अब भी उसके साथ थी। गरिमा ने दोबारा ये मामला असेंबली में उठाया। मजबूरी में पुलिस को तेलगी को अरेस्ट करना पड़ा। इस बार पुलिस वालों ने उसे सबके सामने घसीट कर ले गए, उसकी पत्नी और बेटी के सामने। लेकिन किस्मत एक बार फिर तेलगी के साथ थी। जेल में उसे मिला एक आदमी, जेके नाम का, जो बाहर निकलकर उसके साथ काम करना चाहता था। जेल से बाहर आते ही शौकत भाई ने उसे चेतावनी दी, अपनी बीवी और बच्ची के पास मत जाना, हम उनका ध्यान रखेंगे। पर तेलगी नहीं माना, सीधा पहुंचा अपने घर। अब वो फिर से स्टैंप वाला खेल नहीं खेल सकता था, कुछ नया करना था और बड़ा। जेके उसे ले गया नासिक, जहां उसे 2 और लोग मिले जो नासिक सिक्योरिटी प्रेस में काम करते थे। उन्होंने प्लान बताया, पेपर की क्वालिटी को जानबूझकर खराब दिखाकर रिजेक्ट करवा देंगे, फिर वही रिजेक्टेड पेपर बेचेंगे। तेलगी को यह आइडिया बेहद छोटा लगा। वो तो खुद का नोट छापना चाहता था। एक दिन वो जेके के साथ गया नासिक प्रेस के ऑक्शन में, जहां प्रिंटिंग मशीनों के पुराने पार्ट्स बिक रहे थे। वहां उसने देखा एक असली प्रिंटिंग प्रेस मशीन। बस यहीं से शुरू हुई उसकी सबसे बड़ी स्कैम की प्लानिंग। तेलगी ने ठान लिया खुद छापेगा नकली स्टैम्प पेपर, लेकिन इसके लिए चाहिए था उसका सबसे अहम मोहरा, मधुसूदन मिश्रा, नासिक प्रेस का डिप्टी मैनेजर। क्योंकि जब कोई मशीन बंद होती थी, उसके पार्ट्स मिश्रा और सरकारी ऑडिटर की निगरानी में अलग किए जाते थे और फिर बेचे जाते थे। सबसे जरूरी चीज थी प्रिंटिंग प्लेट्स, जो नियम के मुताबिक पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दी जाती थी। तेलगी ने मिश्रा को अपने पाले में लाने की कोशिश की, तोहफों से, ऑफर से, पर मिश्रा सच में ईमानदार था। उसने तेलगी को अपने ऑफिस में बुलाया और फिर सीधे धक्के मारकर बाहर फेंक दिया। अब वक्त था बदले का। अब्दुल करीम तेलगी ने वो कर दिखाया जो आम आदमी सोच भी नहीं सकता। उसने जानबूझकर अपने ही घर को गिरवी रख दिया। हां, अपने सपनों की छत को दांव पर लगाकर उसने मधुसूदन मिश्रा का प्रमोशन पैसे देकर करवा दिया। पर यह कोई इनायत नहीं थी, ये थी एक चाल, एक ऐसा थप्पड़ जिसकी आवाज मिश्रा की आत्मा तक गूंजी। जिस प्रमोशन के लिए मिश्रा साहब ने 10 साल तक ईमानदारी की पूजा की थी, उसी प्रमोशन को तेलगी ने महज 2 दिनों में पैसों की आग से हासिल कर लिया। यह था पहला झटका। ईमानदारी की नींव हिल गई। तेलगी का मकसद था सिस्टम को उन्हीं के हथियार से तोड़ना। जब मिश्रा पूरी तरह टूट गया, तब तेलगी ने उसे समझाया, ईमानदारी सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है, जमीनी हकीकत में तो चालाकी ही असली पूंजी है। और मिश्रा मान गया। अब वो भी तेलगी की टीम का हिस्सा बन गया। इसके बाद जो हुआ वो एक फुल प्रूफ स्कैम का मास्टर प्लान था। मिश्रा ने एक सरकारी मशीन को खराब बताकर उसका ऑक्शन करवा दिया, पर वो मशीन गई कहां? उसके सारे पार्ट्स अलग अलग नामों से तेलगी के ही 5 लोगों ने खरीद लिए, जैसे पूरा खेल एक ही स्क्रिप्ट से चल रहा हो। अब बात आई असली प्रिंटिंग प्लेट्स की। मिश्रा ने चालाकी से असली प्लेट्स को नकली से बदल दिया और फिर सरकारी ऑडिटर को दिखाया कि सारी प्लेट्स अब बेकार हो चुकी है। तेलगी की प्रिंटिंग प्रेस जो मुंबई में थी, वहीं पर सारा सामान इकट्ठा किया गया। अब बस क्या था, स्टाम्प पेपर की फैक्ट्री चालू हो चुकी थी। स्टाम्प बनाने की इंक भी तेलगी ने जुगाड़ ली और पेपर भी अपने कब्जे में ले लिया। अब्दुल करीम तेलगी अब केवल एक इंसान नहीं था, वो खुद तेलगी बाप बन चुका था। उसने अपने नाम पर नहीं,
अपने साथियों के नाम से लाइसेंस लेकर स्टाम्प छापना शुरू किया और इतना पैसा कमाया कि कमरे भर गए नोटों से। उन्होंने कई नए ऑफिस खोले, दिन रात लाखों के स्टाम्प पेपर देश भर में भेजे। कर्नाटक में भी उनके स्कैम का नेटवर्क फैल गया। अब तेलगी सिर्फ पैसा नहीं बना रहा था, वो सिस्टम को फिर से गढ़ रहा था। कर्नाटक के मंत्रियों से दोस्ती, भाई को राजनीति में उतारना, हर कदम जैसे सोच समझ कर रखा गया मोहरा हो। पर तभी एक झटका आया, शौकत भाई की मौत। यह हादसा था या कोई इशारा, इसका जवाब तेलगी के पास भी नहीं था। तेलगी की नजरें ऊंचाइयों पर थी। उसे सिर्फ पैसा नहीं, अब पूरा सिस्टम अपने काबू में चाहिए था। और इसके लिए उसने उठाया एक ऐसा कदम जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। तेलगी ने मधुसूदन मिश्रा से हाथ मिलाया, एक ऐसा आदमी जो खुद को सिस्टम का उस्ताद समझता था। मिश्रा के जरिए नागपुर की सिक्योरिटी प्रेस को मेंटेनेंस के बहाने बंद करवा दिया गया। नतीजा यह हुआ कि मार्केट में स्टाम्प पेपर्स की भारी किल्लत हो गई और यहीं से चाल चली गई। तेलगी ने अपनी प्रिंटिंग मशीनें बढ़ा दी और नकली स्टाम्प पेपर्स की सप्लाई बाजार में छोड़ दी। पूरा स्कैम अब एक सुपर ऑर्गेनाइज रैकेट बन चुका था। हर बंदा अपनी डिपार्टमेंट का हेड था, लेकिन हर इमारत की नींव में एक दरार जरूर होती है, और इस स्कैम की दरार था उसका साथी सुलेमान। लालच में अंधा होकर सुलेमान खुद से स्टैम्प पेपर बेचने लगा। उसे लगा कि अगर समुंदर में से एक कटोरी भर ली तो कौन देख रहा है, लेकिन तेलगी सब जानता था। गुस्से में आग बबूला हो गया। पहले बहस, फिर घूंसे और आखिर में ऐसा मारा कि सुलेमान की वहीं मौत हो गई। एक दोस्त, एक साथी, अब एक लाश था। लेकिन इस कत्ल के बाद तेलगी की खुद की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने साफ कह दिया, ब्लड प्रेशर हाई है, स्ट्रेस मत लो। लेकिन स्ट्रेस तो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। इधर उसका भाई सलीम कर्नाटक में एमएलए बन चुका था। भाई की जीत का जश्न मनाने एक बार में पार्टी चल रही थी। वही तेलगी की नजर उस लड़की पर पड़ी जिसे वो काफी दिनों से पसंद करता था। और फिर शुरू हुई पैसों की जंग। तेलगी वर्सेस एक और अमीर आदमी, कौन ज्यादा पैसा उड़ाएगा। तेलगी ने सलीम के मना करने के बावजूद 90 लाख रुपए एक ही रात में उड़ा दिए। और फिर सामने आया वो सच जो अब तक छुपा था। तेलगी के पास बेहिसाब पैसा है। अब उसके अपने ही आदमी उसके खिलाफ खड़े हो गए। उन्हें पता चल गया कि वो उन्हें चवन्नी में नचा रहा था, जबकि खुद करोड़ों में खेल रहा था। बस एक रात ने सब बर्बाद कर दिया। तेलगी का एम्पायर अब दरकने लगा था। स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। यह सिर्फ एक स्कैम नहीं था, यह सिस्टम पर किया गया सबसे बड़ा वार था। और वार करने वाला था एक मामूली टिकट बेचने वाला आदमी। जब लालच हद से बढ़ जाए तो दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। सिस्टम को खेल समझने वालों के लिए वक्त सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस कहानी का असली खेल अभी बाकी है।